हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 1/√3 किस प्रकार की संख्या है। ए ऑप्शन है अपरिमेय, बी ऑप्शन है परिमेय, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1/√3 कौन सी संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 है और यहाँ पे √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। तो जब इसमें रूट रह जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो 1/√3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं, यहाँ पे 1/ यहाँ पे √9। अब इस संख्या को पूछे कि ये कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी रूट है लेकिन यहाँ पे √9 का वर्गमूल निकलता है। और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो √9 की जगह पे हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें से रूट हट गया, और जब रूट हट जाएगा तो कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये परिमेय संख्या होगा और ये अपरिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि मौसा ए बराबर क्या। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। इसे बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि ए और ए का मौसा क्या होगा, यानी एक जैसी संख्याओं का मौसा क्या होगा। अगर हम एक जैसी संख्या ले रहे हैं 2 और 2, अगर इसे पूछे कि इसका मौसा क्या होगा तो यहाँ पे निकाल लीजिए। 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर एक जैसी संख्या और ले रहे हैं 3 और 3, अगर इसका हम मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए 3 एकम कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका भी मौसा कितना निकल गया, 3 हो गया। यानी एक जैसी संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो वही संख्या होता है। तो यहाँ भी एक जैसी संख्या है ए और ए, तो ए और ए का मौसा क्या होगा, ए ही होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको x² - 3 का शून्यक निकालना है। तो जब भी आपसे बोले शून्यक निकालने के लिए तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना है और x का मान निकाल देना है। जो x का मान आएगा वही आपका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान निकालने के लिए -3 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो -3 बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है लेकिन यहाँ पे x² है, तो स्क्वायर को भी हम बराबर के उधर भेजेंगे। तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। और जो रूट में संख्या होता है ये प्लस माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ पे x का 2 मान होगा, एक प्लस में √3 होगा और एक माइनस में √3 होगा। तो यहाँ पे x का कितना मान निकला, 2 मान निकला। और ये दोनों क्या है, इसके शून्यक हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि 4x² + 1/7 किस प्रकार का बहुपद है। और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे इसको बताना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है रैखिक बहुपद, बी ऑप्शन दिया है द्विघात बहुपद और सी ऑप्शन दिया है त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें चर का महत्तम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिसमें चर का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात कहते हैं। और जिसमें चर का महत्तम घात 3 होता है उसे त्रिघात कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें चर क्या है, x है, और x का महत्तम यानी अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 2 होता है उसे क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे 4x² +
1/7 किस प्रकार का बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद px x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको c का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। और c और a का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो a का मान 1 हो गया। और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, 7 गुणा कर रहा है। तो b का मान यहाँ पे 7 हो गया। और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो c का मान यहाँ पे कितना है, 10 है। तो अब इस मान को आपको क्या करना है, इसमें रख देना है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे आपको c का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो c का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 और a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 10/1 का अर्थ क्या होता है, 10 ही होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की रेखाएं होंगी। ए ऑप्शन है प्रतिच्छेदी रेखाएं, बी ऑप्शन है अप्रतिच्छेदी, सी ऑप्शन है समानांतर रेखाएं, डी ऑप्शन है संगत रेखाएं। तो यहाँ पे जो ये दो समीकरण दिया हुआ है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो बोल रहा है कि इसका जब हम आलेख खींचेंगे यानी ग्राफ खींचेंगे तो इसकी जो रेखाएं होंगी वो किस प्रकार की होंगी। तो आपको चेक करना पड़ेगा a1/a2 और फिर आपको b1/b2 भी चेक करना पड़ेगा और फिर आपको c1/c2 चेक करना पड़ेगा। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 कहाँ से आएगा, तो ये पहला वाला समीकरण है। तो जिसमें x में गुणा करता है वो a1 होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है। तो b1 का मान कितना है, 2 है। और जिसमें xy नहीं रहता है वो c1 होता है। तो c1 का मान कितना है, 4 है। इसी तरह समीकरण 2 में भी होगा, जो x में गुणा करेगा ये क्या होगा, a2 होगा। तो x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है। तो a2 का मान 2। और जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा। तो y में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो b2 का मान यहाँ पे 1 हो गया। और जिसमें xy कुछ भी नहीं होता है वो c2 होता है। तो c2 का मान कितना है, 12 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब यहाँ पे आपको a1 का मान रखना है और यहाँ पे आपको a2 का मान रखना है। तो a1 का मान कितना है, 1 है। और a2 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और b2 का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहा है पहले ही। तो यहाँ पे हम c1/c2 नहीं निकालेंगे। तो ये होता है a1/a2 और यहाँ पे ये हो गया बराबर नहीं b1/b2। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो माइनस बी बट्टा सी होता है, इसे आपको याद रखना है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, यहाँ पे c का मान रख देना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। और यहाँ पे देखिए c का मान क्या होगा, तो जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है, तो c का मान यहाँ पे कितना है, -2 है। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए c का भी मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान हमारा कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि दो बिंदुओं 2,2 और 4,2 के बीच की दूरी है, और ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है, द होल स्क्वायर होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है, यहाँ पे x1 का मान रखना है, यहाँ पे y2 का मान रखना है, यहाँ पे y1 का मान रखना है। तो इसका मान कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। ये पहला वाला बिंदु है, तो इसमें का जो पहला वाला होता है ये x1 होता है और दूसरा वाला y1 होता है। और ये दूसरा वाला बिंदु है, तो इसमें का पहला वाला x2 होता है और दूसरा वाला y2 होता है। तो बस इसमें आपको रख देना है। तो x2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है, तो x1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। यहाँ पे y2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और y1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर का अर्थ होता है कि यही चीज़ 2 बार गुणा होगा, तो यहाँ पे 2 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको -1 का स्क्वायर करना है, तो इसका भी क्या अर्थ होता है, स्क्वायर का अर्थ कि ये भी 2 बार गुणा होगा, तो यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, यानी -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये +1 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी कितना निकल गया, √5 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सूत्र m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। यहाँ पे दूसरा दिया गया है m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2 क्या कहलाता है, और ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, तो विभाजन सूत्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं ए 4,5 तथा बिंदु बी यहाँ पे 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यहाँ पे आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, तो x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला बिंदु है और ये दूसरा वाला बिंदु है, तो इसमें का पहला वाला x1 और दूसरा वाला y1, और दूसरा वाला बिंदु का पहला वाला होता है ये x2 होता है और दूसरा वाला y2 होता है। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो x1 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, प्लस है तो प्लस, और x2 का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, और बटा के नीचे 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और y1 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, और y2 का मान कितना है,
तो 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब ऊपर वाला आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10/2 और यहाँ पे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10/2। तो ये 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा और यहाँ भी 5 बार में कट जाएगा। तो जो आंसर निकलेगा वो 5,5 निकलेगा, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकलेगा 5,5 निकलेगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदु -4 -7 में y का नियामक का मान है। यहाँ पे आपको y नियामक का मान निकालना है और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो ये एक बिंदु है, तो इसमें जो पहला वाला होगा ये x का मान होगा और दूसरा वाला y का मान होगा। तो इसमें पूछ रहा है y नियामक का मान, यानी y का मान कितना होगा। तो यहाँ पे y का मान -7 होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि x का मान कितना होगा तो x का मान -4 होता। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि 45 तथा 60 का मौसा है और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 45 और 60 का मौसा यानी HCF आपको निकालना है। तो इसे फटाक से आप लोग HCF भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए, जो आपको आसान लगता है यहाँ पे निकाल लीजिए। 45 से कम 45, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे देखिए 5 में से 4 घटा 1। तो यहाँ पे देखिए अब इसको घेर देंगे और यहाँ पे 45 यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 45 कट गया तो हमारा मौसा कितना निकल गया 15 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही आसान था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको 2, 10 और 20 का लौसा और मौसा का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात का अर्थ क्या होता है, बट्टा होता है। तो सबसे पहले हम इसका लौसा निकालेंगे। तो इसका लौसा निकाल लीजिए। 2 से यहाँ पे देखिए 1 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा और 5 और 10 किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो यहाँ पे कटा लीजिए 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पे हमारा लौसा कितना निकल गया। तो यहाँ पे देखिए 2 पचे कितना 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी लौसा कितना निकल गया 20 निकल गया। अब यहाँ पे आपको मौसा निकालना है। तो 2, 10 और 20 का मौसा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 2 होती है और इससे जो बड़ी संख्या है उसका सबसे पहले मौसा निकालेंगे। तो इससे बड़ी संख्या क्या है 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब यहाँ पे देखिए 2 से 10 कितना बार में कटेगा 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मौसा कितना निकल गया 2 निकल गया। अब 2 से जो बचा हुआ संख्या है उसका मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे देखिए 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कट गया 0 उतरा 0 गया, यानी मौसा कितना निकल गया 2 निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अगर ये कट रहा है तो इसे कटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कट रहा है 2 एकम 2 और 2 दहिया कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ पे देखिए लौसा और मौसा का अनुपात कितना निकल गया तो 10:1 निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। इसका आपको विवेचक निकालना है, यानी d का मान निकालना है। तो d कैसे निकलता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे a का और यहाँ पे c का। तो जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है और जो x में गुणा करता है वो b का मान होता है और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, तो जो x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -4 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे -4 है तो 4
और a का मान कितना है, तो जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, तो x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो a का मान यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। और c का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए d बराबर, अब यहाँ पे -4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज़ 2 बार गुणा होता है, तो 2 बार गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये +16 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब इसे गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, और 8 तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 में से जब हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे -8 बचेगा। तो हमारा डी यानी विवेचक कितना निकल गया, -8 निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 बराबर 0 का घात होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। इस द्विघात समीकरण का आपको घात बताना है। तो इसमें देखिए चर कितना है, 2 है, और यहाँ पे चर का महत्तम घात 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसमें देखिए घात कितना है, तो जो सबसे ज़्यादा बार जिसका सबसे ज़्यादा घात होता है वही घात होता है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इस द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट का 12वां पद है, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 11d होता है। तो यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। तो a क्या होता है, ap का प्रथम पद यानी पहला पद होता है। तो ap का प्रथम पद कितना है, 14 है, तो a का मान 14 निकल गया। अब आपको d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो यहाँ पे देखिए d बराबर दूसरा पद कितना है, 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और पहला पद कितना है, 14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, -5 बचेगा। तो यहाँ पे a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। बस इसमें आपको रख देना है, a का मान 14 है तो 14, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 11 है तो 11, और d का मान कितना निकला है, -5 निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले गुणा कराना है। तो यहाँ पे देखिए 14 है तो 14, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 11 पचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14 में से जब हम 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे -41 बचेगा। यानी आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 14 में से 55 आपको घटाना है। तो ये कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो आपको क्या करना है कि इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देना है और माइनस का चिन्ह लगा देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाना है, उसके बाद 55 में से आपको 14 घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 55 में से हम 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 5 में से 1 गया, यहाँ पे 4, 41। तो ऐसे आपको क्या करना है, लिख देना है। अगर आपसे कोई बोले कि 8 में से 12 घटाइए तो कैसे घटेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए उल्टा है, 8 में से 12 नहीं घटेगा। तो सबसे पहले आपको माइनस का चिन्ह देना है, और उसके बाद 12 में से 8 आपको घटा लेना है। तो 12 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे -4 होगा। तो ऐसे ही निकल जाएगा। यहाँ पे 14 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -41 बचेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्वंतर है, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। सार्वंतर को d से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपको d का मान निकालना है, और d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है, तो -4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे पहला पद 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब यहाँ पे देखिए -4 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 का अर्थ होता है कुछ नहीं, यानी -4 में से हम कुछ नहीं घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा -4 ही बचेगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर।
18 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि DE समानांतर BC है तब x का मान आपको निकालना है। इस आकृति में अगर DE समानांतर BC है तो आपको क्या करना है, इस x का मान निकालना है। अगर किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समानांतर हो जाती हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक हो जाती हैं। तो ये होगा AD और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे DB हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं DB, ये DB है, और इधर देखिए AE बट्टा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AE और बट्टा यहाँ पे EC। तो अब यहाँ पे देखिए AD का मान कितना है, x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x, और DB का मान कितना है, 16 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16, बराबर है तो बराबर, और AE का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 34 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 34, और इसी का मान कितना है, 17 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। अब यहाँ पे देखिए कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 17 कम 17, 17 दूनी 34। तो यहाँ पे देखिए x बट्टा 16 बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो यहाँ पे x में 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 32 निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, और ये प्रश्न 2015 में, 2019 में और 2020 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2,3, इसकी दूरी आपको मूल बिंदु से निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √x² + y² होता है। तो बस यहाँ पे आपको x का मान रख देना है, यहाँ पे y का मान रख देना है। तो इसमें से जो पहला वाला होगा ये x का मान होगा, और दूसरा वाला y का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे देना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस। y का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 2 बार गुणा होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि 3 2 बार गुणा होगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो √13 होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि बिंदु A 8,10 तथा बिंदु B 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, जिसका निर्देशांक यहाँ पे A का दिया हुआ है 8,10, और यहाँ पे देखिए B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 4,6, और बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2 होता है। तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 होगा, और दूसरा वाला ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा y1, और यहाँ पे देखिए इसमें का जो पहला वाला होगा ये x2 होगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, y2 होगा। तो यहाँ पे x1 का मान 8 है तो लिख देंगे 8, और x2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, और y1 का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, और y2 का मान 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और बट्टा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12/2, और यहाँ पे 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा। तो ये कट रहा है, कटा दीजिए, 6 बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, तो 6,8 निकल गया। तो यहाँ पे देखिए 6,8, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे गणित के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उसे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है,
और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें से सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है, तो उस पर अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और जो ये स्टार्ट का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न का यहाँ पे टेस्ट है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन हैं जिसमें से एक सही है। सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत वाले क्वेश्चन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस समय संसार किस महासागर की तरह दिख रहा है, तो अशांति महासागर की तरह दिख रहा है। तो देखिए सही आंसर है, तो ये ग्रीन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम गलत करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कर्ण कहाँ के राजा थे, तो अंग देश के राजा थे, लेकिन हम रंग देश पे टिक करेंगे तो देखिए ये रेड हो गया, ये गलत बता रहा है और जो सही आंसर है वो आपको ऐसे बताएगा। तो ऐसे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, तो इस डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए 3 दिन से, यहाँ पे हम 4 दिन से पीडीएफ दे रहे हैं 2023 का। तो 26 जून, 27, 28 और 29 ये 4 पीडीएफ हम दे चुके हैं। तो इसे आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे होगा, तो इस डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक कर देना है, डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।